Firstly, about my journey. Well, it has been quite long journey for me. I gave my first attempt in 2017, and I cleared prelims in my first attempt itself. In fact, I have given six prelims. मतलब मैंने छह के छह prelim दिए and I have qualified in every single one of them. तो मैंने छह CAC मेंस भी दिए और 3 बार लास्ट के मैंने फॉरेस्ट सर्विस का मेंस भी दिया है। एंड 2019 में मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया। उसके बाद 2020 में भी मैंने सिविल्स का इंटरव्यू दिया। उसके बाद मैंने 2 बार IFS का फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया है एंड फाइनली दिस टाइम आफ्टर 6 prelims, 9 mains and 4 interviews, I have got AIR 49 in IFS 2023. तो ये वैसी जर्नी बहुत लंबी रही है। इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ टाइम, इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ पेशेंस और इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। तो ओके स्वीटी, आई विल गेट बैक टू द ऑप्शनल्स। आप कौन-सा ऑप्शनल आप सोच रहे हो? आप कब का अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हो वो भी मुझे बता दीजिए। आई विल टॉक अकॉर्डिंगली। यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट प्रीलिम्स, जीएस एंड सीसैट, उसकी प्रिपरेशन। क्योंकि अभी प्रीलिम सीजन चल रहा है तो आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्वीटी, मतलब आप 2025 का अटेम्प्ट सोच रहे हो एंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड? व्हाट ऑप्शनल, कौन-सा ऑप्शनल आप लेना चाहोगे? ऐसा क्या सोच क्या रहे हो अभी? आपके पास टाइम तो है पूरा ऑप्शन प्रिपेयर करने का, अगर आप 25 के अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हो तो। आपके थॉट्स मैं जानना चाहूँगा, देन आई विल टेल यू माय ओपिनियंस कि क्या आप कर सकते हो। और जीएस, मतलब अब मैं प्रीलिम के बारे में बात करता हूँ। प्रीलिम के बारे में यार ये है कि कोई भी प्रीलिम का पेपर, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, वो पेपर विदाउट विदाउट स्ट्रॉन्ग बेसिक्स कभी नहीं निकल सकता। क्योंकि कोई भी आप पेपर उठा लो, कोई भी कोचिंग का, कोई भी यूपीएससी किसी भी ईयर का, यू विल फाइंड कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार 60 से 70 क्वेश्चंस हमेशा बेसिक से आते ही आते हैं। तो इसलिए आप बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे बेसिक्स चैप्टर, बेसिक टॉपिक्स है जहाँ का आपका अगर क्लैरिटी है तो आपको 60 से 70 क्वेश्चन में आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और आप अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम को क्लियर करने से। एंड करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो मैंने संतोष कुमार सर, लेवल अप आईएएस के जो है, उनके साथ करंट अफेयर्स की है एंड वो करंट अफेयर्स बहुत ही एग्जॉस्टिवली कराते हैं। और लास्ट ईयर से उन्होंने एक प्रीलिम्स मास्टर्स प्रोग्राम करके एक चालू किया जहाँ पे वो बेसिक्स बहुत अच्छे से कराते हैं। और आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द एस्पिरेंट्स टू जॉइन दैट कोर्स, जहाँ पे आपको एटलीस्ट एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा डर है एस्पिरेंट्स में, तो एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी जाए। आप एक बार अगर निखिल सर से पढ़ोगे लेवल अप आईएएस में तो आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री जितना प्यारा सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि एक अच्छे टीचर की वैल्यू क्या होती है ये मैं बिल्कुल समझता हूँ। अच्छा टीचर आपको काफ़ी आपके लिए आसान कर देता है चीज़ें। दैट इज़ अबाउट पेपर 1। और पेपर 2 जो सीसैट है, जो कि मेरा फोर्टे है। मैं पिछले 2 साल से सीसैट पढ़ा रहा था लेवल अप आईएएस में ही एंड मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है, उनको सीसैट की वीकनेसेस को मैं समझता हूँ और मैंने पढ़ाया भी है। और उसी एंगल से मैंने इस बार जो प्रीलिम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स मैं यूट्यूब लाइव पे लेके आ रहे हैं हम लोग, डेवलप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आप अपने दोस्तों को जो इस बार दे रहे हैं बताइए। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मैं अपना पूरा कोर्स, ये तो क्रैश कोर्स है जो कि 10-15 दिन का मैक्सिमम होगा, बट जो पूरा कोर्स है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप वहां पे अच्छे से सीसैट पढ़ना और डाउट्स पूछ लेना। आई विल आंसर टू देम ऑन द यूट्यूब चैनल। और कोई और तरीके से आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो आप, या फिर आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल फाइन। तो वो सीसैट हो गया। मैं अपना पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। पूरा आपके लिए फ्री होगा। आपको कहीं पे भी सीसैट के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। सारे पीवाईक्यूज़ उस कोर्स में कवर्ड है।
और बहुत बेसिक से बहुत लॉजिक के हिसाब से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। वो कोर्स हम लोग जब आप अगर 25 का अटेम्प्ट दे रहे हो, वो तो अगस्त-सितंबर तक हम लोग उसको यूट्यूब पे फ्री में कर देंगे। आई टेक अ फ्यू क्वेश्चन्स स्वीटी आपका जो क्वेश्चन है ना ऑप्शनल का, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों भी बहुत अच्छे ऑप्शनल्स है। सोशियोलॉजी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, बट हिस्ट्री ऑप्शनल वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप सही टीचर से पढ़ो तो। तो आप अगर मार्क्स के हिसाब से देखो या सिलेबस के हिसाब से देखो तो सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है। तो आप सोशियोलॉजी में आपको अगर इंटरेस्ट है तो जा सकते हो। हिस्ट्री इज़ आल्सो वेरी गुड ऑप्शनल काफ़ी कॉमन भी है अपने जीएस पेपर 1 में आपको प्रीलिम्स में हेल्प होगी और मेंस में भी आपको जीएस 1 में हेल्प होगी हिस्ट्री की, एसे लिखने में हिस्ट्री की हेल्प होगी। तो वो बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा-सा दोनों भी ऑप्शनल को थोड़ा-सा पढ़ के देखिए, आपको कौन-सा ज़्यादा सूटेबल लगता है वो चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से दोनों भी ऑप्शन में से किसी में मार्क्स नहीं आ रहे। हिस्ट्री में भी हमने देखा जैसे कि लास्ट ईयर एआईआर 1 ही आया था, सृष्टि शर्मा जो थी, उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, श्रुति शर्मा। तो आप उनका देख के आप हिस्ट्री ऑप्शनल ज़रूर ले सकते हो बट अच्छे टीचर से पढ़ना और मेहनत करना ज़रूरी है दोनों भी ऑप्शनल में। सोशियोलॉजी में भी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल मार्क्स आ रहे हैं। मेरा रूममेट ही है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का था, ही हैज़ गॉटन रैंक दिस टाइम। तो आई कैन वाउच दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड ऑप्शनल। आप अपना अपना इंटरेस्ट देखिए और आपकी मेहनत की अगर तैयारी है, दोनों ऑप्शनल्स में मार्क्स आ सकते हैं। बट अच्छा टीचर ज़रूर ढूँढिएगा। अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड अगेन रिकमेंड Nikhil sir at Level Up Eyes for history. He is hands down the best teacher that I have learned from. जो मेरी भी ये भी 2017 से 24 तक 7-8 साल की जर्नी रही है, उसमें वो हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट टीचर है। आप उनका यूट्यूब पे भी कोई भी लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सोशियोलॉजी के लिए निषाद सर है लेवल अप आईपीएस में, उनका तो ऑलरेडी ही इज़ अ स्टार टीचर सोशियोलॉजी में है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं या फिर आपको कोई और फ्रेंड है जो टॉपर सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मोटिवेशन यार देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी जर्नी लंबी होती है ना, तो मोटिवेशन कम ज़्यादा होता रहता है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो रविंद्र मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है कि डिसिप्लिन। अब आप यहाँ पे खुद के विल से आए हो, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको पता है आपकी कॉम्पिटिशन किसके साथ है। जैसे कि अब मुझे एज़ अ सिलेक्टेड पर्सन मुझे पता है कि जो भी मेरे बैचमेट्स हैं, उनमें से आधे लोग वापस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपका कॉम्पिटिशन है। तो आप वो याद रखिए कि आपका कॉम्पिटिशन क्या है। मोटिवेशन तो चलो ठीक है, कम-ज़्यादा होता रहेगा, बट अगर आप ये याद रखोगे कि आपका कॉम्पिटिशन क्या है, तो आपके लिए डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उस दिन भी आप जब पढ़ने के लिए जाते हो, दैट इज़ योर डिसिप्लिन। आज करना है मतलब करना है, नो क्वेश्चन्स आस्क्ड। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर वो करते रहना उसी परसिस्टेंस से क्योंकि वो तुम्हारी एक हैबिट है, वो तुम्हारा डिसिप्लिन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन से रविंद्र मुझे लगता है। और जहाँ तक मेरी बात है मोटिवेशन यार खुद के एफर्ट से मिलता है। मोटिवेशन जो आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है, जैसे आप इंटरव्यू देते हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है। अब मुझे अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन मिली है, अपने मेंटर्स से मोटिवेशन मिली है, मेरे टीचर से मोटिवेशन मिली है, वो तो सब बात है ही। बट मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक डिसिप्लिन रखना अपने पूरे लाइफ में। नेक्स्ट इज़ बुक्स की इंग्लिश समझ में दिक्कत होती है। यार देखो आप अ, अगर इंग्लिश दिक्कत हो रही है ना, तो आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी। क्योंकि क्या है ना कि आपको इंग्लिश का भी पेपर क्वालीफाइंग होता है इसमें, तो उसको भी तो आपको पास करना है। तो एक बेसिक लेवल की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको तो एसे वगैरह लिखने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपके लिए एक मेरे मेंटर की स्टोरी बताता हूँ। उनका नाम है प्रवीण इंदौले सर। ही इज़ आईपीएस। आई थिंक 2016 या 17 बैच के आईपीएस है। ही इज़ नाउ एसपी इन एनआईए। एनआईए आपको सबको पता होगा कि वो जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन उसपे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब स्टार्ट की थी, उनका भी आपके जैसा ही हाल था। उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, उनको इंग्लिश लिखना नहीं आता था। तो उन्होंने बहुत बेसिक से इंग्लिश की पढ़ाई की। पहले उन्होंने अपने ग्रामर को सुधारा, अपने राइटिंग को सुधारा, अपने इंग्लिश को सुधारा एंड उसके बाद उन्होंने एसेज़ लिखे, आंसर्स लिखे
और इतने अच्छे लिखे कि ऐसे में उनको 156 मार्क्स थे उस ईयर। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि वो किया नहीं जा सकता इस स्टेज पे। आप ये बात को याद रखो कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका एफर्ट माँगेगा। अगर अ, आपको कुछ रेडीमेड चाहिए कि यार हाँ, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, मुझे सब हिंदी में समझा दो या फिर मुझे एफर्ट नहीं लेना है, बस मुझे सिलेक्ट होना है, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सीखना है कि जो भी टॉपर्स आपके पहले हुए हैं, वो सबने बहुत ज़्यादा एफर्ट लिया है। वो उनको बहुत मेहनत के साथ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आप कठिनाइयों से मत भागिए, आप पढ़िए। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती, आप अच्छी बात ये है कि आपने आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप उस पे काम करने की ज़रूरत है, आप उस पे काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट एनी मेंटरशिप प्रोग्राम आई हैव जॉइन्ड? यार पर से मेंटरशिप प्रोग्राम एज़ सच नहीं जॉइन किया था मैंने, लेकिन मेरे बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं क्योंकि मैं 2019 में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू पे गया था। तब से मेरे बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स भी रहे हैं, जैसे प्रवीण इंगोले सर मैंने नाम लिया, वो मेरे मेंटर रहे हैं। टीचर्स भी हैं, जैसे कि संतोष सर का नाम मैंने लिया, निखिल सर है, मैथ्स के लिए अविनाश सर है नेक्स्ट आईएएस के, या फिर भावना मैम है, वाजीराम में जो पढ़ाती हैं, तो वो मेरे टीचर्स रहे हैं। तो मेंटर्स, टीचर्स होते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी है। 2027 की स्ट्रैटेजी। यार आप 2027 के लिए अगर लखन प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप जल्दबाज़ी मत कीजिए। आप अभी मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन में हो, आप आपका ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कीजिए और साथ में अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी ही करना है, आप कन्विंस्ड हो, तो आप बेसिक बुक्स पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर सकते हो। उसके साथ मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप दो 2027 की बात कर रहे हो कि आप प्लीज़ बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। मतलब अलग-अलग टाइप के बुक्स, मतलब जो कुछ फ़िक्शन हो सकते हैं, नॉन फ़िक्शन हो सकते हैं। आपके रीडिंग का इंटरेस्ट बढ़ाइए, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आप अच्छे एसेज़ लिख पाओगे, अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, अच्छे पर्सपेक्टिव्स आंसर्स में अपने ला पाओगे फ्यूचर में। तो दैट वुड बी माय एडवाइस। और जब भी आपको अटेम्प्ट देना है, उसके 1 या डेढ़ साल पहले आप कोई कोचिंग जॉइन कीजिए। जो भी आपको सही लगती है, आप मुझे अगेन रिकमेंडेशन पूछेंगे, तो मेरा बायस हो सकता है, बट आई वुड रिकमेंड लेवल अप आईएएस। हमारा जेएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, टीचिंग स्टाफ इज एक्सीलेंट, प्लस फीस इज 50 to 70,000 व्हिच इज मच मच लेसर देन व्हाट यू पे एट अदर इंस्टीट्यूट्स, और बहुत प्रोफेशनली एवरीथिंग विल बी रन। रविंद्र, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बात किया है कि यार बेसिक पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, ना कि करंट के पीछे या फिर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पीछे भागना है। क्योंकि प्रीलिम जो एग्ज़ाम है ना, वो बेसिक से ही निकलती है। तो प्रीलिम्स में एक तो पार्ट है कि बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होना, वो है। सेकंड एस्पेक्ट है कि कोई भी अगर हो। ओके, स्पेसिफिक बुक लिस्ट और वो सब। गाइस, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल एड्रेस देम लेटर। जैसे कि रविंद्र सजेस्ट कर रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट माय जर्नी। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट माय जर्नी रविंद्र। मैंने जैसे बताया, आई हैव गिवन 6 प्रीलिम्स, आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रीलिम्स। मैंने 6 मेंस भी दिए सिविल्स के और 3 फॉरेस्ट के भी दिए हैं, और मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, और इस लास्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। इस जर्नी ने मुझे बहुत रेज़िलियंस सिखाया है, मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है वो सिखाया है, और आप भी मेरी गलतियों से सीखिए कि यार किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना। जो मैंने इनिशियल अटेम्प्ट्स में मेरी गलती हुई कि यार मैंने थोड़ा हल्के में लिया एग्ज़ाम को, तो इसलिए मेरा कुछ अटेम्प्ट्स वेस्ट भी हो गए। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, और ये भी बात सही है कि यार एफर्ट्स के बाद भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना हो। तो उसके बाद आप ज़ीरो पे आते हो, तो मेरी गलतियों से ये ज़रूर सीखना आप कि आपके जब 2 या 3 अटेम्प्ट हो जाए, जो आप सोच के आए थे, उसके बाद आप प्लान बी ज़रूर ढूँढिएगा। दैट इज़ माय स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। प्लान बी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम जॉब, या फिर कुछ एजुकेशन में वापस जा सकते हो आप, कोई डिग्री ले सकते हो एक्स्ट्रा, या फिर आप मतलब पीएचडी वगैरह कुछ सोच रहे हो तो वैसा कुछ कर सकते हो, कुछ बिज़नेस कर सकते हो, और वो करते-करते आप साथ में एग्ज़ाम दे सकते हो, दैट आई हैव नो प्रॉब्लम विथ। अगर आपका ये ड्रीम है तो आप ज़रूर परस्यू कीजिए, बट कुछ ना कुछ प्लान बी ज़रूर रखिए आफ्टर योर 2-3 अटेम्प्ट्स, बिकॉज़ एट द एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, तो वैसे आपके लाइफ़ के बस 5-6 साल, 5-7 साल वेस्ट हो जाएँगे, वो मत करना, कुछ बैकअप प्लान ज़रूर रखना। और एज़ फार एज़ मैं स्ट्रैटेजी को प्रीलिम के बारे में तो मैंने बात की है आधी।
आधी बात मैंने की कि यार बेसिक्स प्रिपेयर करना, कहाँ से करना? आई हैव आई हैव नो इश्यू कि आप कहाँ से कर रहे हो। बेसिक बुक्स तो ज़रूर सब लोग करेंगे कि यार लक्ष्मीकांत तो करोगे ही, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है या फिर जो भी है, इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक बुक करोगे। बट आप उन सबको कोचिंग से रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपकी कोचिंग अच्छी है, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करती है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप कोचिंग पे रिलाय कर सकते हो उस मामले में। अ, और सेकंड जो पार्ट है यार प्रीलिम का, आफ्टर यू फिनिश योर बेसिक्स, आफ्टर यू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, तो टेस्ट की जब बात आती है ना, तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है सेक्शनल टेस्ट, एक होता है फुल लेंथ टेस्ट। दोनों के पर्पसेस अलग-अलग हैं। सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि रिवीजन इज़ द पर्पस, मतलब अगर ज्योग्राफी के 3-4 सेक्शनल टेस्ट उठाते हो और वो करते हो, तो आपका पूरा ज्योग्राफी रिवाइज़ हो जाएगा। कैसे? एक तो वो सॉल्व कर रहे हो आप, आपको जो आपके आपके नॉलेज गैप्स पता चल जाएँगे, फिर वो नॉलेज गैप्स आप फिल करोगे। चाहे तो आप वो सॉल्यूशन से ही फिल कर लो, अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी हो रही है तो गो ऑन यूट्यूब और गो टू द योर बेसिक्स बुक्स एंड वहाँ से वो टॉपिक कवर कर लो सो दैट यू हैव कांसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा है कि फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का क्या है ना कि उसका पर्पज़ है कि आपको एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन सिनेरियो को मॉक करना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल होता है। उसमें आप जो भी आइटरेशंस करोगे कि फर्स्ट आइटरेशन में इतने करूँगा, जो मुझे अच्छे से आते हैं वही करूँगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर वो सब प्रैक्टिस करना, वो फुल लेंथ टेस्ट जो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके देते हो, उसका वो पर्पज़ है। और तीसरा पर्पज़ है कि यार कोई भी पेपर आपके सामने जब आएगा और किसी को भी इंक्लूडिंग माय सेल्फ, किसी को भी 50-55 से ज़्यादा क्वेश्चन्स को के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो थोड़े ज़्यादा करने हैं। तो बाकी के 30 क्वेश्चन या फिर जो भी आप करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? वहाँ पे आपको लॉजिकल गेसेस लगाने होते हैं। आपका एनालिटिकल माइंड यूज़ करके आपको वो सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन्स, डिडक्शंस करने होते हैं कुछ, और वो 1 दिन में नहीं होता। दैट इज़ अ प्रोसेस। तो आप जब भी कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ जो आपको नहीं आता और आप कुछ लॉजिक लगा के उसे सॉल्व कर दो, तो वो वहाँ पे उसको मार्क कर देना। और वो मार्क करके जब आप एंड में चेक करोगे, तो वो देख लेना कि मैंने मार्क किया तो वो चेक करना है मुझे। वो सही था तो क्यों था? गलत था तो क्यों था? मेरा लॉजिक लॉजिक क्या सही था? मेरे लॉजिक में क्या फ्लॉज़ थे? और ऐसे आपकी प्रोग्रेस आप ट्रैक करना। कुछ 1 स्टार लॉजिक के क्वेश्चन होंगे जो कि एकदम थोड़ा-सा, मतलब आई एम श्योर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, मतलब एकदम ऐसे तुक्के ही है वो। और ऐसे लास्ट के 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिविल सर्विस प्रीलिम्स में लगा के आओगे। तो वो भी वहाँ पे कर लेना, देख लेना वो भी कितने सही हो रहा है और वो प्रोग्रेस ट्रैक करना कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। दैट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। वो आप आपके माइंड को लॉजिकली ट्रेन कर रहे हो, आप एनालिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हो अपने माइंड को। दैट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट। जनरली तो स्टूडेंट्स आई रिकमेंड एट लीस्ट 60 टेस्ट प्रीलिम से पहले, उसमें से हाफ हाफ मान लो कि सेक्शनल होंगे, हाफ हाफ मान लो फुल लेंथ होंगे। फुल लेंथ कुछ एग्ज़ाम सेंटर में जाके ज़रूर देना, ताकि वो एग्ज़ाम का फ़ियर आप डील कर पाओ, एंड काम रहने की बहुत ज़रूरत है एग्ज़ामिनेशन टाइम में। दैट हैज़ बीन अबाउट द प्रीलिम्स। अबाउट मेन्स यार, ऐसा है ना, मेन्स में एक होता है एसे का पेपर, मतलब सिविल्स की बात करो पहले, आई विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट आफ्टर सिविल्स। एक होता है सिविल्स का पेपर, एक होता है एसे का पेपर, 4 होते हैं जीएस के पेपर एंड 2 होते हैं ऑप्शनल के पेपर। तो अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, तो आपको सब जगह पे अच्छे मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड पार्ट है दैट इज़ एसे। ऐसे आप इस साल देख सकते हो कि बहुत कम मार्क्स आए, बट लास्ट ईयर तक ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे भी हर साल 130 टू 140 मार्क्स आए। लास्ट के 3 बार तो मुझे कंटिन्यू 140 मार्क्स आए ऐसे में। तो ऐसे इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पेपर। आप ऐसे को प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करना। ऐसे राइटिंग इज़ अ स्किल जो कि आप 1 दिन में नहीं सीख सकते। वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। आप चाहे आप, जैसे किसी ने बोला कि सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो, या फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, या आप 24 का अटेम्प्ट दे रहे हो, 25 का दे रहे हो, डज़न्ट मैटर। जस्ट स्टार्ट राइटिंग 1 एसे पर वीक एट द ऑन संडे और एनी अदर डे दैट यू मे डिसाइड, क्योंकि लिखना ज़रूरी है ऐसे। 10 पेज तक एक टॉपिक पे लिखना, रिलेवेंट रहना और अच्छा कंटेंट रखना, ये कोई ईज़ी बात है नहीं। क्योंकि ऐसे जो है वो आपका एक आर्गुमेंट है। यूपीएससी आपको ऐसे पूछ रहा है आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके ओपिनियंस को जानने के लिए, क्या आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाते हो, वो जानने के लिए। वो जो स्किल है, एक अच्छे से आर्ग्यू करना, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल में करा जाता है कि ये एक सबसेक्शन, दूसरा, तीसरा और फिर कंक्लूजन की तरफ। तो वो जो एक स्किल है ना, वो ईज़िली डेवलप नहीं होता, वो एक प्रोसेस है। तो आप वो प्रोसेस को प्लीज़ स्टार्ट कर देना।
अगर आपको लगता है कि ऐसे में आपको आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप टॉपिक टॉपिक चूज़ करो, कोई भी चूज़ करो, कोई भी का कोचिंग का चूज़ करो या फिर पी यूपीएससी का ही पीवाईक्यू उठा लो, वो टॉपिक चूज़ करो, आप वो टॉपिक पे रिसर्च करो, 1 घंटा लगाओ, पूरा आप कंटेंट ढूँढ लो, जहाँ से भी आपको ढूँढना है। आप यूट्यूब यूज़ करो, आप गूगल पे सर्च यूज़ करो या फिर आप चैट जीपीटी करो, चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल है, जो कि आप सबको यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी बुक को रेफर करो या आपके नोट्स को रेफर करो, जो भी करना है करो, कंटेंट जमा करो। कंटेंट जमा करो आप 1 घंटे तक और फिर लिखो उसपे, डेढ़ 2 घंटे लगा के। धीरे-धीरे टाइम कम होता जाएगा, है ना? तो वैसे आपको ऐसे लिखना ज़रूर है, लिख-लिख के ही अच्छा हो जाए। That is about essay. About GS1, which contains history, geography and society. तो उसके लिए मेरा ये था यार कि अगेन पर हिस्ट्री के लिए मैंने अपना तो स्पेक्ट्रम और वो सब पढ़ा ही था, बट एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए स्पेसिफिकली मैंने निखिल सर के साथ पढ़ाई की थी। उन्होंने प्रीलिम के लास्ट प्रीलिम के बाद एक आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया था, एडवांस हिस्ट्री कोर्स था। इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स था वो। और आप बेसिक्स बुक्स पढ़ो और आंसर्स लिखो। दैट वुड बी माय सजेशन। सोसाइटी के लिए भी आप कोई भी बेसिक मटेरियल उठा सकते हो, बेसिक्स ऑफ सोसाइटी जानने के लिए। और सोसाइटी में स्पेशली इंपॉर्टेंट है सारे पीवाईक्यूज लिखना। आप कोई भी पेपर इस साल का भी 23 का उठा के देख लो, मेंस के पेपर, मोस्ट ऑफ द मतलब इन सोसाइटी एंड इन एथिक्स, इन ज्योग्राफी सोसाइटी एथिक्स, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिपीटेड ओवर द ईयर। जो भी 2013 से मेंस हुए हैं उसके बाद के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए 2013 से आप स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक-एक क्वेश्चन्स उठाओ और उसके मॉडल आंसर्स लिखो। टाइम लगा लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डज़न्ट मैटर, पर मॉडल आंसर लिखो, आइडियल आंसर लिखो और वो तुम्हारा एक रिवीजन नोट हो जाएगा। क्योंकि मैं टेक इट फ्रॉम मी, वो क्वेश्चन रिपीट होगा, कहीं न कहीं, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर होगा। एथिक्स में एक होता है पार्ट 1, इसमें ये मैंने बताया कि अ, सारे मॉडल आंसर्स लिखने ना, जो भी 2013 से आए हैं क्वेश्चन्स उसके। मॉडल आंसर की बात कर रहा हूँ, मैंने टाइम लगा के आपको आंसर लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, मॉडल आंसर लिखो, एकदम आइडियल जो आपको लगता है। उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ओवर द टाइम और उसकी अलग से नोटबुक बना लेना। वो बहुत हेल्प करेगा, मुझे भी किया। और अ, दूसरा चीज़ उसमें आपको एथिक्स में करना है कि सिलेबस का एक-एक पॉइंट उठा के उसपे एक-एक पेज की नोट तैयार होनी चाहिए, वो तो हर टॉपर आपको बताता है। थर्ड चीज़ आपको करनी है एथिक्स में, जो केस स्टडीज़ है, उसमें भी सेम एक्सरसाइज करो आप। 2013 से आज तक हमारे पास 100 प्लस केस स्टडीज़ यूपीएससी ने खुद ने दी है, पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में। आप वही लिखोगे ना आप, तो कोई भी अलग केस स्टडी यूपीएससी अब नहीं पूछने वाला। एथिक्स हैज़ बीन सैचुरेटेड, नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है नहीं उनके पास पूछने के लिए, वही क्वेश्चन अलग-अलग फॉर्मेट में पूछे जाएँगे। तो ये आप एक्सरसाइज एथिक्स के लिए ज़रूर कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ट्रेमेंडसली ये हेल्प करेगा आपके पेपर राइटिंग में, एथिक्स में। और एथिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। कमिंग बैक टू जीएस 1, जिसके बारे में, सोसाइटी के बारे में बताया मैंने, ज्योग्राफी के बारे में बताया कि पीवाईक्यूज़ को आप मॉडल आंसर की तरह लिखो और सब ढूँढ के लिखो। मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी को लिबरली यूज़ करो, गूगल यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो और आंसर मॉडल आंसर की तरह लिखो। आप सोसाइटी के और ज्योग्राफी के, वो आपको हेल्प करेगा। हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया। Then coming back to GS2 and GS3, again, personally, after reading basic books, I have relied on Santosh sir's मेंस मास्टर्स प्रोग्राम जो वो लॉन्च करते हैं प्रीलिम्स के बाद। मैंने उस पे टोटली रिलाई किया था एंड आई गॉट गुड मार्क्स दिस ईयर एज़ वेल। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि वो आप डेफिनिटली जॉइन कर सकते हो। इट्स अ हाइली बेनिफिट यील्डिंग कोर्स और वो पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट पूरा जीएस2, जीएस3 वो कवर करवा देंगे, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द पॉलिटी एंड ऑल। तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप वो जॉइन कर लो मेंस के लिए, जीएस 2 एंड 3 के लिए। आफ्टर दैट कमिंग टू ऑप्शनल, यार ये हर किसी का अलग होगा ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर ऑप्शनल अलग है, हर ऑप्शनल के प्रोस एंड कॉन्स हैं। मेरा जैसे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो मैंने अविनाश सर को जॉइन किया था एट नेक्स्ट आईएएस। उन्होंने एक एडवांस ऑप्शनल कोर्स इस बार लॉन्च किया था, दैट वाज हाईली हेल्पफुल। और वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो जाता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ जहाँ पे आपको सॉल्व करते रहना पड़ता है। तो वो था। और बिकॉज़ माय बेसिक बैकग्राउंड, मतलब मैंने एमएससी मैथ्स की है बिट्स पिलानी से, सो मेरा वैसे तो मैथ्स बैकग्राउंड है, इसलिए वो थोड़ा-सा मुझे ईज़ी गया शायद। अ, दैट वुड बी अबाउट सिविल्स। एंड फॉर फॉरेस्ट, यार क्या होता है, फॉरेस्ट में एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक जीके का पेपर होता है एंड 2 ऑप्शनल के 4 पेपर होते हैं। उसमें इंग्लिश का पेपर इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के मार्क्स गिने जाते हैं।
तो जो भी आप में से फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप अपना इंग्लिश प्लीज़ सुधारो। वो प्रीलिम्स के बाद भी उस पे काम किया जा सकता है, मेंस के बाद भी किया जा सकता है। बट उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रिसीज़ राइटिंग, लेटर राइटिंग और आंसर राइटिंग जो पैसेज पे आंसर्स लिखने होते हैं उस और एसेज इन सब में ग्रामेटिकली करेक्ट रहना। अ, उसी जो उसने पूछा है उस लैंग्वेज में ना लगे अपने लैंग्वेज में आंसर्स लिखना, उसमें ग्रामेटिकली प्रॉपर रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आई वुड रिकमेंड एक रेन एंड मार्टिन की बुक बुक आती है ग्रामर की, दैट इज़ गुड बुक। एंड सेकंडली आई वुड रिकमेंड एक डियर सर करके यूट्यूब पे चैनल है, उससे काफ़ी फास्ट रिवीजन मेरा हो गया था। सो दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल, दैट इज़ डेफिनिटली देयर। और उसमें फॉरेस्ट में जीके का पेपर होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। उसमें एवरीथिंग दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन डिजास्टर्स, साइंस ये सब पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं कंपेयर टू सिविल्स। पॉलिटी के क्वेश्चन बेसिक आते हैं बट दे आर वेरी गुड क्वेश्चन्स। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स होते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स और इनिशियल जो फ्यू चैप्टर्स है ना लक्ष्मीकांत के उसके अराउंड घूमते हैं। तो आप वो प्लॉट कर लेना कि क्या-क्या पीवाईक्यूज आए हैं और उसपे आप अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लेना। बट मोर और लेस आप जीएस के लिए जो प्रिपेयर करोगे सिविल्स के लिए वो यहाँ पे काम आ जाएगा बहुत हद तक, बट उसकी रिवीजन करना ज़रूरी है। और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत अलग टाइप के कभी-कभी बेसिक से पूछे जाते हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत आप पीवाईक्यू से प्रिपेयर कर लो। बेसिक बुक्स पढ़ना है तो पढ़ लो एंड दैट शुड बी इनफ। बट यहाँ पे फॉरेस्ट में 2 ऑप्शन लेने होते हैं। टिपिकली जिनके सिविल्स में अलग ऑप्शनल होते हैं जैसे एंथ्रो या फिर सोशो या फिर कुछ और हो गया पीएसआर वगैरह, वो लोग फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी ऑप्शनल को चूज़ करते हैं। फॉरेस्ट्री तो ऑलमोस्ट 98% लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शनल चूज़ करते ही हैं बिकॉज़ इट्स अ स्मॉल सिलेबस और फॉरेस्ट सर्विस के लिए फॉरेस्ट्री ऑप्शनल बहुत रिलेवेंट है। तो फॉरेस्ट्री इज़ अ गुड ऑप्शन, छोटा सिलेबस है, थोड़े दिनों में करने लायक है, बट उसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड मैंने बेसिक बुक्स एक मणिकंदन एंड प्रभु आती है, वो पढ़ी थी। उसके अलावा एक प्लैनेट जियोलॉजी ने इस बार एक क्रैश कोर्स निकाला था, आई हैड डन दैट। थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हुआ मुझे। बट फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिलेबस है कि जो उसमें थोड़ा टेक्निकैलिटी लाना ज़रूरी है क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है। तो पेड़ों के नाम याद रखना और पीवाईक्यू एनालिसिस वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो मैंने इस बार बहुत रिलिजियसली किया था, सारे पीवाईक्यूज़ को मॉडल आंसर की तरह लिख के, उसको रिवाइज़ करके, तो उसका मुझे फ़ायदा इस बार हुआ। फॉरेस्ट्री में आई थिंक पेपर 1 में तो मैं टॉपर हूँ, तो उसका फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ। एंड सेकंड ऑप्शनल यार मेरा अगेन कॉमन मैथमेटिक्स था जो मैंने सिविल्स के लिए किया था, वही यहाँ पे किया था। आप अगर जियोलॉजी लेना चाहते हो तो आई थिंक आई शुड यू शुड टॉक टू सम पीपल विद जियोलॉजी ऑप्शनल एंड जियोलॉजी जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं वो। सो दैट हैज़ बीन अबाउट माय स्ट्रैटेजी। आई टेक योर क्वेश्चंस। अ, आंसर्स किससे चेक करवाया था? आप किसी ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफ़ॉर्म के सपोर्ट किया था? यार मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कभी नहीं जॉइन किया है आंसर चेक करवाने के लिए। आप भी आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पे आप कोई एक टीचर को पकड़िए या फिर कोई मेंटर को पकड़िए और उनसे चेक करवाइए। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हो, तो आपके किसी दोस्त को दीजिए। आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने खुद के आंसर्स क्योंकि आप भी अगर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट स्किल पता चल जाएगा और दूसरा फीडबैक भी मिल जाएगा कि मैं कहाँ मेरी कमियाँ हैं। और तीसरी चीज़ आप टॉपर्स कॉपी बिल्कुल साइड में रखिए। आप क्वेश्चन रखिए सामने, आंसर लिखिए, टॉपर्स के आंसर साइड में रखिए, आप आंसर लिखो, पहले आप आंसर लिखो और फिर टॉपर्स के साथ कंपेयर करके देख लो कि मैं क्या बेटर कर सकता था, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी में क्या कोई एडिशनल पॉइंट मैं डाल सकता था। ये सब आप अपना खुद का माइंड लगाएँगे क्योंकि ये यार है ना एग्ज़ाम ऐसा है कि एक लिमिट के बाद यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं हो सकता। तो आप अपने साइड से पूरा आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पे लगाइए। कोई अच्छा टीचर, अच्छा मेंटर आपके पास हो, वेल एंड गुड। मैंने पर्सनली वैसे कोई नहीं चेक कराने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया था और लास्ट 2 ईयर से आई वाज़ टीचिंग एट लेवल ऑफ आईएएस तो आई हैड एक्सेस टू माय कलीग्स देयर तो मैं उनको अपने आंसर्स दिखाता था। तो अगर आप स्टूडेंट हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी टीचिंग स्टाफ है, वहाँ पे आ सकते हो। और अगर कहीं और आप पढ़ रहे हो, तो उन टीचर्स को आप दिखाइए एंड उनसे फीडबैक लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने कोई जॉइन नहीं किया था। देन कोचिंग लखन मैंने 2017 में पुणे में यूनिक एकेडमी वो जॉइन किया था। तो बट अगेन 2 साल मैंने वहाँ पे पुणे में था तब
इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन 2019 में मैंने संतोष सर को जॉइन किया उनके करंट अफेयर्स प्रोग्राम के लिए, तब मुझे मेरा पहली बार मेंस क्लियर हुआ था। सो उसके बाद से मैं लेवल अप आईएएस से कनेक्टेड हूँ। मैंने अविनाश सर से पढ़ा है नेक्स्ट आईएएस में जो भी पढ़ा रहे हैं मैथ्स का, एंड देन भावना मैम जो वाजीराम में पढ़ाती है मैथ्स अगेन, एंड थिर्डली मैंने एक बार आईएमएस की टेस्ट सीरीज भी लगाई थी मैथ्स के लिए। ठीक है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रविंद्र मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। स्पेसिफिक बुक लिस्ट, यार देखो मेरा ऐसा मानना है ना कि बेसिक बुक्स तो बिल्कुल बेसिक्स है, वो आप पढ़ना ही चाहिए आपको। मतलब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी बेसिक बुक उठा लो, रमेश सिंह उठा लो, संजीव वर्मा उठा लो, कोई भी उठा लो, आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट। या फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटी है और जीसी लियोंग मैंने रेफर की थी, दैट दो बोथ आर गुड बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो, कोई भी बुक को रिप्लेस किया जा सकता है विद समथिंग बेटर, एंड आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी या फिर गूगल पे आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बस आपको वो पता होना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। बेसिक बुक्स एवरी टॉपर ने जो बताया है वही मेरा रिकमेंडेशन है, मैं कोई स्पेशल बुक लिस्ट आपको अलग से नहीं बताऊंगा, वही आप पढ़िए। मतलब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए मैंने यूज किया था, आप भी बिल्कुल करिएगा। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संजीव वर्मा यूज किया था, रमेश सिंह इज आल्सो गुड बुक। या फिर आप उससे कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर वो सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव हो तो उसको यूज कर सकते हो। एंड जस्ट बाकी तो आप एनवायरनमेंट के लिए मैंने संतोष सर के लिए रेफर किया था, एनवायरनमेंट साइंस टेक फुल्ली मैंने संतोष सर की हेल्प ली थी। यस। इंजीनियरिंग करंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट। ओके, जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि आप यहाँ अभी इस मोमेंट पे आप अपनी इंजीनियरिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। देन आप बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। मैं यूपीएससी स्पेसिफिक बुक्स नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जनरल रीडिंग अपना बढ़ाइए, रीडिंग की हैबिट बढ़ाइए, रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए, उसका बहुत आपको बाद में फायदा होगा। और आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर सकते हो, एंड मे बी इन योर फाइनल ईयर आफ्टर योर प्लेसमेंट एंड ऑल यू कैन फुल फ्लेज्ड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आप कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस कुछ ईयर से जीएस3 में मार्क्स नहीं आ रहे, इवन 100 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो गया, तो आपने जीएस3 कैसे प्रिपेयर किया? मैंने बताया जीएस3 मैंने संतोष सर के साथ प्रिपेयर किया था होल हार्टेडली, और कुछ बेसिक बुक्स जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संजीव वर्मा यूज की थी। फिर एनवायरनमेंट के लिए मैंने उनका ही मटेरियल यूज किया है, एनवायरनमेंट। फिर इंटरनल अफेयर्स में आप एक एक टॉपिक ले लीजिए, उस पे आप गूगल सर्च करके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। फिर और साइंस टेक के लिए भी मैंने संतोष सर की ही हेल्प ली थी। इसमें यार देखो मार्क्स का यार तुम्हारे हाथ में नहीं है, यू डोंट नो यार। मतलब लास्ट ईयर तक ऐसे में 140 में इजीली मार्क्स आते थे, 130 140 में। इस बार 100 भी बहुत, ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स के 100 के अराउंड मार्क्स है। कभी कभी जीएस 1 में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं, कभी 2 में बहुत आते हैं, कभी कम आते हैं, 3 में कभी अभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आएंगे। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन से पेपर में वो कैसी मार्क्स है तुम्हारे हाथ में, बस तुम्हारी प्रिपरेशन है। और क्योंकि ये कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बाकियों से बेटर करना, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए और आप अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से आप पूरा करिए। और मार्क्स कैसे आएंगे वो अल्टीमेटली यूपीएससी के हाथ में है, वो उस किस साल कैसा मार्किंग करते हैं वो आपके हाथ में है ही नहीं। प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट मैंने बता दिया है। कोचिंग मटेरियल इनफ है या एनी अदर मटेरियल टू फॉलो करें? यार कोचिंग पे डिपेंड करता है, मैं ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो हर कोचिंग के लिए नहीं कर सकता यार। बट कोचिंग मटेरियल अगर हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसी मैं तो ऐसा नहीं मानता कि कोचिंग से कोचिंग कोई खराब चीज है या फिर कोचिंग की हेल्प नहीं होगी। कोचिंग की बिल्कुल बहुत हेल्प होती है। ऑलमोस्ट एवरी टॉपर यू विल मीट, उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी और किसी ना किसी मेंटर का या फिर टीचर का हेल्प लिया होगा, तो वो बात तो है। तो कोचिंग का मटेरियल इनफ हो सकता है, बट वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मैं सारे कोचिंग की बात नहीं कर सकता, मैं लेवल अप की बात कर सकता हूँ। मैंने पर्सनली यूज किया और मैंने पढ़ाया भी है, तो वो है कॉम्प्रिहेंसिव। एटलीस्ट संतोष सर और निखिल सर के जो भी मटेरियल्स है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और एंथ्रो और एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिल जाएगा। और मैं सीसैट पढ़ा था, तो सीसैट के भी मटेरियल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने आपको सीसैट के मेरे सारे जो बुकलेट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर लिए हैं। CSE/IFS विद अभिषेक करके चैनल है, आप उस पे आपको सीसैट के सारे बुकलेट्स मेरे फ्री में अवेलेबल है। आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दे आर
कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू आईएफएस एंड सीजी। यार देखो, ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना कि अनसर्टेनिटी तो है, हम उससे भाग नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला कि आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट अपने फुल फ्लेज्ड एफर्ट से दो, उसके बाद प्लीज़ आप प्लान बी ढूँढो, कुछ भी जो कि आपको एक मेंटल पीस दे, आपको सस्टेन करे, इनफ पैसा दे ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस बना रहे। तो वो प्लान भी आप ज़रूर ढूँढिएगा। वही एक तरीका है अनसर्टेनिटी से लड़ने का। बाकी तो परसिवेरेंस तो है ही, डिसिप्लिन तो है ही। आप मेरा एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, आफ्टर सो मेनी इंटरव्यूज़ फाइनली सिलेक्शन हो गया एंड आई विल अगेन रिपीट, जो मेरे मेंटर ने मुझे बताया था कि अभिषेक एक बार सिलेक्ट हो जाओ, लाइफ आफ्टर सिलेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट एंड वर्थ इट। तो पिछले 2 वीक से मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सिलेक्शन होने के बाद, लाइफ सच में अलग है। मैं भी आप जैसा ही एस्पिरेंट था, आपकी तरह ही मैं टॉपर्स से क्वेश्चंस पूछता था। आज मैं इस साइड हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाइफ अलग होती है सिलेक्शन के बाद। आप एफर्ट्स अपना कम मत होने दीजिए, आप डिसहार्टन मत होइए, ये एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेनिटी वाला है, लेकिन हाँ, प्लान बी ज़रूर ढूँढिएगा, मेरी गलतियों से आप सीखिएगा। प्रीलिम्स और मेंस कौन सी सिटी से दिया था? इस बार तो मैंने दिल्ली से दिया था। लास्ट ईयर तक मैंने मुंबई से दिया था। प्रीलिम्स पुणे से देता था और मेंस मुंबई से देता था। लेकिन इस बार मैं दिल्ली में था फुल टाइम, दोनों भी दिल्ली से दिया था। गाइडेंस रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑप्शनल, मैंने बताया यार कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए प्लीज जॉइन निखिल सर एंड निखिल सर एट लेवल अप आईएएस। निखिल सर और विशाल सर 2 लोग मिलके बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही हिस्टोरिकली डीप डीप अंडरस्टैंडिंग है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उनसे मैं बहुत सीखता हूँ उनसे। और उनको आप एक बार बस मिल लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीधा जॉइन कीजिएगा, आप बस मिल के आओगे उनको, या फिर उनके कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे देखोगे, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप उनसे बात कीजिए इस बारे में, हिस्ट्री ऑप्शन के बारे में। सेल्फ स्टडी हिंदी मीडियम स्टूडेंट घर पे कैसे करूँ? मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की। अ, यार हिंदी मीडियम के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं प कर पाऊँगा, लेकिन घर से तैयारी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब कोविड टाइम्स था, वो वाले जो 2 अटेम्प्ट्स थे, वो घर पे रह के दिए थे। तो घर पे है ना, कभी-कभी कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, लेकिन घर पे रहने के रह पढ़ने के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आपके पास सेपरेट रूम है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो और कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो, तो घर पे पढ़ना अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि आपको कोई बार और टेंशन नहीं होती, खाना, मेस और सफाई, कपड़े धोना और ये सब जो एस्पिरेंट की लाइफ में यहाँ पे ओआरएन में या फिर मुखर्जी नगर में रह के होता है, वो सब टेंशन्स आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। आप बहुत कामली, पीसफुली पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। बट ये याद रखना घर पे पढ़ते टाइम कि आपकी कॉम्पिटिशन किसके साथ है। आप घर पे रह के काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आप वो कॉम्पिटिशन भूल जाते हो। यहाँ पे आपको आओगे तो कॉम्पिटिशन दिखती है। वो है कि कॉम्पिटिशन मत भूलना कि आप कितने सीवियर कॉम्पिटिशन का हिस्सा हो। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस बार जो भी मेरे साथ मेरे बैचमेट सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से आधे लोग वापस से एग्ज़ाम देंगे। तो आपका कॉम्पिटिशन वो लोग हैं, तो वो मत भूलिएगा। उस हिसाब से एफर्ट दीजिएगा। वो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको ऑलरेडी उनका बेस बहुत अच्छा है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। उनके साथ कम्पीट करने के लिए आपको उनसे ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको आपको उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। अगर आप घर पे रह के वो कर सकते हो, आप अपने माइंड को वो बता सकते हो कि यस मेरे को करना ही है और मेरा कॉम्पिटिशन उन लोग के साथ है, तो आप बिल्कुल घर पे पढ़ाई कीजिए। घर पे रह के भी मेंस पेपर दिए जा सकते हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये अभी फैसिलिटी देता है कि ऑनलाइन टेस्ट का आप घर पे प्रिंट करा के आंसर लिखो और उनको भेजो, वो चेक करके आपको इवैल्यूएट करके दे देंगे। तो कोई भी टेस्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, आपको घर तक पहुँच जाएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में। आज की तारीख में, आज हम इन्फॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, तो घर पे रह के पढ़ने में कोई मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं, बट वो कॉम्पिटिशन ज़रूर याद रखना, वो मत भूलना। ओके, फिर सीसैट हाउ टू टैकल? यस, फाइनली क्वेश्चन जो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। गाइज़ मैं 2 साल से सीसैट पढ़ा रहा था लेवल अप आईएएस में, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ सीसैट के लिए डील करने का। और यूपीएससी यार, तुम अगर सीसैट का पेपर देखो ना, ये बेसिक पे बहुत यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक मैथमेटाइजेशन, लीनियर इक्वेशंस, परम्यूटेशंस, मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आपका अप्रोच भी वही होना चाहिए सीसैट पढ़ने में
कि फ़ॉर्मूलाज़ के पीछे मत भागो और उसी को नज़र रखते हुए मैंने 2 चीज़ें की है। एक तो मेरा जो कोर्स है, जहाँ पे मैं बहुत कम मतलब 10 से भी कम फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद करने को बोलता हूँ और वो भी फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे होते हैं कि यार जैसे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाले फ़ॉर्मूलाज़ मैं आपको याद करने को बोलता हूँ। तो ऐसे लीस्ट नंबर ऑफ फ़ॉर्मूलाज़ एंड ऑल लॉजिक ये याद रख के मैंने जो कोर्स पढ़ाया है, मैं उसको पूरा का पूरा फ्री में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। 2025 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए वो अगस्त-सितंबर तक पूरा यूट्यूब पे डल जाएगा, यू विल गेट टू नो। मैं अपने इंस्टा पेज पे भी वो स्टोरी डाल दूँगा, आप उसके चेक कर सकते हैं और लेवल अप आईएएस के आप टेलीग्राम ग्रुप पे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी आप अगर संतोष सर का टेलीग्राम चैनल जॉइन करते हो, तो वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन्स 10 क्वेश्चन्स सर डालते रहते हैं, वो भी आप कर कर सकते हो रोज़ अभी से, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो सीसैट आपका सॉर्टेड है। आई एश्योर यू कि आपको सीसैट के लिए इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से हो जाएगा। बिना फ़ॉर्मूले के पीछे भागे हो जाएगा और आप बस पेशेंस रखिए। आप अगस्त-सितंबर तक मैं वो कोर्स डाल दूँगा 25 वाले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए और वो वहीं पे यूट्यूब पे ही डला रहेगा फ्री में। और अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक क्रैश कोर्स अभी 10 दिन का चला रहे हैं। क्रैश कोर्स अगर जिनकी सीसैट में की डिफ़िकल्टी हो रही है, उनके लिए बहुत फ़ास्ट हो जाएगा। आपको जल्दबाज़ी हो सकती है, तो क्रैश कोर्स आप मत देखिए। आप अगर अगला अटेम्प्ट की कोशिश कर रहे हो, तो आप वेट कीजिए, मैं फुल कोर्स डालने वाला हूँ। सितंबर तक वो डल जाएगा और सारे बुकलेट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं, CSE/IFS विद अभिषेक। वहाँ पे आप बुकलेट्स ऑलरेडी देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट फॉर DTU इंजीनियर एंड please tell me how can I manage? I'm getting less marks in mocks and test and also CGPA. Do tell how can I do it? I'm certain about doing civils exam. यार देखो, अगर आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो आप उस पे फ़ोकस कीजिए, आपके सीजीपीए पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो भी आपका कभी न कभी काम आ सकता है। अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो वो सीजीपीए आपका कहीं न कहीं रिलेवेंट हो जाता है फ्यूचर एडमिशन्स के लिए या फिर फ्यूचर जॉब्स के लिए। तो प्लीज़ आप अपनी इंजीनियरिंग को इग्नोर मत कीजिएगा, वो अच्छे से आप इंजीनियरिंग करिएगा ज़रूर। और आप जब वो एन्श्योर कर लो तो आपको जैसे मैंने बताया बाकियों को भी कि अभी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो यूपीएससी के लिए और ओवरऑल अपना रीडिंग का विड्थ बढ़ा सकते हो। रीडिंग का अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी रीडिंग करने से, आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की, वो सब आप अभी कीजिएगा। जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी तब आप 1 साल पूरा यूपीएससी के लिए लगा के उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। 1 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई एम टेलिंग यू आई एम गिविंग माय 5th अटेम्प्ट इन आईएफएस, 6th अटेम्प्ट इन सिविल्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़ा-सा लेट सिलेक्ट हो, 1 साल आप पूरा यूपीएससी को आपको देना ही पड़ता है। इमीडिएटली कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देके निकालूँगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 1 साल आप आराम से देके नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देके अटेम्प्ट वेस्ट मत करना ये मेरा कहना है, क्योंकि बाद में आपको अटेम्प्ट की कमी पड़ सकती है, अटेम्प्ट वेस्ट मत करना इमीडिएटली। 1 साल एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना, कोचिंग जॉइन करना कोई ना कोई और फिर एग्ज़ाम देना। अभी आप इंजीनियरिंग पे ध्यान दीजिए ऐसा मेरा सजेशन है आपको, फाइनली आपका ही कॉल है ये। हिस्ट्री ऑप्शनल सर एनी फ्रेंड्स यू हैव? हिस्ट्री ऑप्शनल के यार मेरे फ्रेंड्स नहीं है लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि निखिल सर से आप बात कीजिए लेवल अप आईएएस में। सीएसई और आईएफएस में क्या डिफरेंस होता है? यार देखो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 24 सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है ऑलमोस्ट, जिसमें आईएएस, आईपीएस तो सबको पता है, उसके बाद फॉरेन सर्विस होती है और आईआरएस ग्रुप ए सर्विसेज है, आईएएस भी है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और बहुत सारे ग्रुप ए सर्विसेज है। तो ये 4-5 वेरी वेल नोन सर्विसेज है। फॉरेस्ट सर्विस जो है, वो एक ऑल इंडिया सर्विस है। इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस मतलब रैंक वाइज, सैलरी वाइज, पर्क्स वाइज ऑल इंडिया सर्विस आर एट द बेस्ट, जो सबको पता है। फॉरेस्ट सर्विस अलग एग्जाम क्यों है? उसका रीजन है कि अ, बस साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही आईएफएस की एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आईएफ मतलब फॉरेस्ट का जो जॉब है वो एक टेक्निकल जॉब है। फॉरेस्ट्री एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए ओनली साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गिव दैट एग्जामिनेशन। इसलिए उनको अलग एग्जाम लेना पड़ता है। प्रीलिम्स इन दोनों का कॉमन होता है, बट आईएफएस इज एन एक्सीलेंट सर्विस। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मैंने जैसे कि बताया, ये एक 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है व्हिच आर इक्विवेलेंट। जॉब का नेचर अलग है। आईएफएस के पर्क्स यही है सबसे ज़्यादा बड़े कि यार आप नेचर के करीब काम करते हो, मतलब यू आर देयर टू टैकल क्लाइमेट चेंज हेड ऑन। ट्राइबल्स की जो सबसे डाउन ट्रॉडन पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है, उनकी मदद कर सकते हो आप। और जो मोस्ट प्रिस्टीन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री है,
जो कि फॉरेस्ट है, उनका आपको एक्सेस रहता है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन रहता है, जो वर्किंग प्लान रहता है हर डिवीजन का, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो और फ्यूचर के हिसाब से फॉरेस्ट सर्विस इज़ गोइंग टू बी की सर्विस इन माय ओपिनियन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप देख रहे हो कि दिल्ली में या फिर नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे हीट वेव चल रहा है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए फॉरेस्ट सर्विस एक बहुत क्रूशियल सर्विस होने वाला है फ्यूचर में। और आप ज़रूर आप में से जो लोग हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस के बारे में जो दे सकते हैं, वो ज़रूर सोचें। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे कि जो प्रीलिम्स का जब फॉरेस्ट का कट ऑफ हो जाता है ना, तो वो सिविल्स का मेंस स्किप कर देते हैं और सीधा फॉरेस्ट का मेंस देते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 महीने मिल जाते हैं आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए फॉरेस्ट के। और फिर वो मेंस निकलने का चांसेस बहुत हाई रह जाता है, बिकॉज़ बाकी लोग सिविल्स दे के फॉरेस्ट के लिए बस 40 दिन में कितना पढ़ेंगे और वर्सेस 6 महीने में कितना पढ़ेंगे। तो वो भी आप सोच सकते हो कि अगर आपका फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकल जाए, तो आप 1 साल के लिए सिविल्स का मेंस स्किप करके सीधा फॉरेस्ट का मेंस दे दो। अगर आपके अंडर वो एक सर्विस आ जाएगी, अब आप एक बार ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर बन गए, उसके बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट सिविल्स का फिर से दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस यही है। सीसैट के बारे में यार मैंने बता दिया ज्योति। सॉरी आई हैव बीन आस्क्ड नॉट टू टेक नेम्स। बिगिनर ऐसे क्वेश्चंस को जब भी देखते हुए कुछ हिट नहीं करता है लिखने के लिए। क्या ये बिगिनर्स के साथ होता है? एक्सपांड करके हाँ, मैंने ऐसे के लिए बता दिया ऑलरेडी, बट आई विल रिपीट इट। ऐसे एक बहुत ही नीश टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो ऐसे में है ना, आपको प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए होती है। अगर आपको टॉपिक्स नहीं समझ रहा है, नहीं हिट हो रहा है, तो मतलब आप कोई ईज़ी टॉपिक से चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो आपको ईज़ीएस्ट टॉपिक लग रहा है, स्कूल का जो कोई टॉपिक उठा लो और उसपे 10 पेज लिखने की कोशिश करो और उसमें 1 घंटा लगा के पूरा मटेरियल इकट्ठा करके बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो लिखना ज़रूरी है, अभी से लिखना चालू कर दो, तब जाके 1 साल में आप अच्छे ऐसे लिख पाओगे। एंड आप बिगिनर हो, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक अनुदीप दुरिशेट्टी सर जो है, उन्होंने अपना एक ब्लॉग लिखा है ऐसे पे। वो आप ब्लॉग पढ़िए, गूगल पे सर्च करोगे अनुदीप दुरिशेट्टी ब्लॉग ऐसे, वो आ जाएगा। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, आप उसके भी रेफर कर सकते हो। उन्होंने बेसिक से बताया है एक बिगिनर के लिए कि ऐसे कैसे लिखा जाए। विच जॉब यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ गुड और बैड? यार गुड ओनली यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जॉब के साथ मैनेज कर पा रहे हो उतना टाइम तो ठीक है। बट इवेंचुअली आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर यू आर लूजिंग आउट ऑन कॉम्पिटिशन। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन आपने एक 1 साल कोचिंग की है, तो बिल्कुल आप जॉब करते-करते कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज़ जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सीसैट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो फैकल्टी हूँ तो सीसैट के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ एंड आई टोल्ड यू हाउ टू डील विद इट। व्हाई यूपीएससी? देखो यार पर्सनली मैं जब मैथ्स कर रहा था, एमएससी मैथ्स कर रहा था, आई वाज़ वेरी डीप इंटू मैथ्स। बट जब फाइनल ईयर में आते-आते मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, मैंने थीसिस किया, तो मुझे ये समझ आ गया कि शायद मैं मैथ्स के लिए नहीं बना हूँ, शायद मैं रिसर्च मतलब ऐसे उतना मेरा एप्टीट्यूड मैथ्स में है नहीं जितना मुझे लगता था या फिर जितना एक मैथमेटिशियन को चाहिए, एक अच्छे मैथमेटिशियन को चाहिए। तो मैं तब मेरे फाइनल ईयर में आते-आते ढूँढ रहा था कुछ कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए, क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं लाइफ में। तो तब मुझे यूपीएससी एक बहुत ही वेल राउंडेड सर्विस लगी, यूपीएससी में जो भी सर्विसेज़ होती है और मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी सूटेबल है इस सर्विसेज़ के लिए एंड जो भी मेरा सेल्फ इमेज है, मेरे एस्पिरेशंस है, उसको भी ये सर्विस फुलफिल कर पाएगी। तो इसलिए मैंने यूपीएससी करने का सोचा था एंड आफ्टर माय थर्ड अटेम्प्ट जब मैं इंटरव्यू गया तब मतलब आई हैड टू डू इट, क्योंकि एक बार इंटरव्यू आप जाते हो तो आपको लगता है कि बस थोड़े से बचा है तो एक और दे देता हूँ, एक और देता हूँ। इसलिए थोड़ा जर्नी मेरा लंबा खिंच गया। मिस्टेक्स मैंने बता दी है अब ऑलरेडी आपको। फर्स्ट एंड मेजर मिस्टेक कि यूपीएससी को हल्के में लेना इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में, जो जिसने मेरे अटेम्प्ट वेस्ट के हो गए 2। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक वाज़ नॉट हैविंग प्लान बी। इसलिए जब मेरा ये प्रोसेस लंबा खिंच गया, तो क्योंकि मेरे पास प्लान बी नहीं था, तो मैं बहुत वल्नरेबल था, बहुत ही अ, डरा हुआ था सबके बारे में कि ये नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता सब कुछ। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि प्लान बी ना रखना। अ, थर्ड गलती थी कि यार मेरा जो मैथ्स ऑप्शनल है वो काफ़ी बाइनरी तरीके से है। वो ऑप्शनल के साथ मैंने स्टिक किया और इवन इन माय फाइनल अटेम्प्ट उसमें इवन व्हेन मैं मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब ईज़िली 300 प्लस मार्क्स आने लायक
प्रिपरेशन थी, बट क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स की इसलिए मुझे मार्क्स नहीं आए, तो मुझे वो मेरी एक मिस्टेक थी कि मुझे शायद मेरा ऑप्शनल इन बिटवीन कहीं तो चेंज करना चाहिए था। ये यार मेरी 3 मिस्टेक्स मैं कहूँगा। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? आंसर यार देखो, आंसर के कोई भी एक 3 पार्ट्स होते हैं, सब कोई बताता है आपको, टीचर भी बताएगा, मेंटर बताएगा, टॉपर्स बताएँगे। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, एक होता है कंक्लूजन। सिंपल चीज़ें को सिंपल रखो, कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। और वो कैसे-कैसे करना है, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया आपको। एक अक्षत जैन का आप वीडियो देख सकते हो जो उन्होंने डाला था आई थिंक 2 साल पहले, 3 साल पहले जब भी वो सिलेक्ट हुए थे। या फिर कोई भी टॉपर का देख सकते हो आंसर राइटिंग पे। कोई भी वीडियो यूट्यूब का उठा के देख लो, दे विल टेल यू बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखना स्टार्ट करो। मेरी प्रिपरेशन पहले करता हूँ, बाद में लिखना स्टार्ट कर दूँगा, दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, लिखना चालू कर दो, आंसर्स बेटर होते जाएँगे। खराब आंसर लिखना पहले दिन में कोई गराब खराब बात नहीं, सब कोई खराब ही आंसर लिखता है पहले-पहले। रिलेवेंस ऑफ लक्ष्मीकांत इज फॉलिंग सो व्हाट टू डू नाउ यार अगर आप पेपर उठा के देख लो आप लास्ट ईयर का प्रीलिम का पेपर उठा के देख लो लक्ष्मीकांत का रिलेवेंस फॉल हो ही नहीं सकता वो एक बेसिक बुक है हाँ और लक्ष्मीकांत के साथ ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि बस लक्ष्मीकांत इनफ है बट लक्ष्मीकांत का रिलेवेंस कम नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू मी लक्ष्मीकांत के साथ आप एक अपने मोबाइल में कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप जरूर रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रेफर करते रहिएगा जहां पे भी आप वो पढ़ रहे हो पार्ट और उसके साथ आप कोचिंग जॉइन कर रहे हो, उनके कोचिंग के सर के वो कर दो, टेस्ट सीरीज में आप आंसर्स लिखोगे, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप मॉक टेस्ट दोगे प्रीलिम्स के लिए, वहाँ से आपको गैप्स फिल हो जाएँगे, जो पॉलिटी के बाकी के चीज़ें हैं, जो लक्ष्मीकांत में है नहीं। पॉलिटी के 4-5 आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। प्लान बी कब से रखना है? यार इसका आंसर आप खुद दे सकते हो बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जितने भी अटेम्प्ट सोच के आए हो, 2 आए हो 2, तो 3 आए हो तो 3, तो 2 या 3 मैक्सिमम अटेम्प्ट के बाद आप प्लान बी ज़रूर रखना। यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस एज़ फार एज़ सीसैट इज़ कंसर्न्ड बिकॉज़ वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं बिल्कुल आपको जो भी चाहिए तो वो सीसैट के लिए मैं हेल्प बिल्कुल करूँगा। इम्पोर्टेंट टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स किस चीज़ के लिए? आंसर्स के लिए? आंसर्स के लिए यार टेम्पलेट्स वही होता है बेसिक टेम्पलेट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन 3 चीजें हैं कोई भी आंसर में 3 चीजें होती है एक होता है कंटेक्स्ट दूसरा होता है कंटेंट और तीसरा होता है प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर जो पूछ रहा है उसको लिखो आपको जो आता है मत लिखो कंटेक्स्ट इज द की तो कंटेक्स्ट के बिना आंसर लिखोगे कुछ मतलब जो तुम्हें आता है वो लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है सेकंड पार्ट इज कंटेंट कंटेंट इज द किंग जिसका जितना अच्छा कंटेंट उसके उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स तो मल्टीपल डायमेंशंस कवर करना मल्टीपल पॉइंट्स लिखना एकदम नीटली लिखना एक के नीचे एक लिखना सब डिवीजन सब हेडिंग्स डाल के लिखना ये सब इंपॉर्टेंट है तीसरा है स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में वो होता है कि पहले क्या लिखे बाद में क्या लिखे पहला कौन सा पॉइंट बाद में कौन सा पॉइंट जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है कि हाँ गिव सजेशंस तो सजेशंस को बॉक्स बना के 1 2 3 4 नॉर्मल लिखो सिंपल रखो दैट इज योर स्ट्रक्चर और आप फ्लो चार्ट्स और वो सब यूज कर सकते हो दैट बट दैट इज ओनली व्हेन आपके पास लिखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं और वो पॉइंट्स के फॉर्मेट में नहीं आई तभी मैं यूज करता था आप बिल्कुल यूज कर सकते हो डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स जो भी आपको यूज करना है अगर उससे आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ रही है तो वो जरूर यूज करना बस करने के लिए मत करना ओवरडू मत करना इस चीज को ये मैं बताना चाहता हूँ आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस लेट मी सी इफ एनीथिंग इज देयर टेलीग्राम चैनल का नाम है आई CSE/IFS विद अभिषेक ऑप्शनल के बारे में मैंने बात की है प्री और मेंस के सोर्सेस मेंस आंसर्स की बात कर ली मैंने प्रैक्टिस मैंने कैसे की उसकी बात की एक तो मैंने मॉडल आंसर लिखने की बात की और दूसरी बात की टेस्ट सीरीज लिखने की दोनों भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको 2-4 लोग का अच्छा ग्रुप है तो उसमें आप 2-4 लोग मिलके कोलैबोरेट करके भी आंसर राइटिंग कर सकते हो दैट इज आल्सो गुड आइडिया बट टाइम पास मत करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम क्रूशियल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप प्रिपरेशन मत कीजिएगा पीवाईक्यूज आर द की पीवाईक्यू को थीम रिपीट होती है क्या बिल्कुल होती है मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है पीवाईक्यू की थीम रिपीट होती है इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में ओके मैंने देखो टोटल 4 इंटरव्यू दिए हैं तो चारों बार 4 में से 2 बार मेरा सेम इंटरव्यू बोर्ड था पहली बार मेरा था टीसी आनंद सर का बोर्ड था 2019 के अटेम्प्ट में
2020 में आई हैड आर.एन. चौबे सर का बोर्ड, 2021 के फॉरेस्ट के इंटरव्यू में आई हैड अगेन टीसी आनंद सर का बोर्ड एंड अभी वाला मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था। यार मेरा यूट्यूब चैनल आप कर सकते हो जॉइन बट उसमें कुछ मैंने अभी डाला नहीं है। मे बी आई लेट यू गाइस नो। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए। मैं अगर यूट्यूब चैनल पे कुछ डालूंगा आई लेट यू गाइस नो देयर। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड रहा है मेरा। फर्स्ट इंटरव्यू में मैं बहुत ही नर्वस था तो इसलिए मेरा इंटरव्यू सो गया था। तो मुझे 160 मार्क्स आए थे वो जो कि एवरेज मार्क्स है व्हिच वाज फेयर मार्किंग। सेकंड इंटरव्यू में जो चौबे सर का बोर्ड था यार उस साल चौबे सर ने बहुत सबको कम मार्क्स दिए थे, एवरेज से भी कम। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था तब भी मुझे 154 ही मिले थे। थर्ड बार मेरा टीसी आनंद सर का बोर्ड था तब तक मैं सेटल हो चुका था और फॉरेस्ट का इंटरव्यू मेरा जेन्युइनली अच्छा गया था, मुझे पता भी था वो। तब मुझे 198 आए थे फॉरेस्ट में। बट सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे मेंस में कम रह गए थे। और इस बार मेरा राज शुक्ला सर का बोर्ड था। इस बार मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है। पर अंकित ओके वो यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं अपलोड होंगे सीसैट की वीडियोस। लेवल अप आईएएस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैंने वहां पे पढ़ाया था ना। तो उनके पास वो सारे रिकॉर्डिंग्स है। आई विल गेट इट अपलोडेड। तो लेवल अप आईएएस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो इस बार मुझे लगा था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया फिर भी आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, 210 मार्क्स मुझे आए थे। और दैट वाज वन ऑफ द की रीजंस कि मैं इस बार सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अ, वही यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू के बारे में कह नहीं सकते। कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में और प्रिपरेशन उतनी ही लगती है जितनी अदरवाइज आपको प्री या मेंस में लगती है। इंटेंसली होती है बट मजेदार होती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज मेक इट टू इंटरव्यू स्टेज। और बिल्कुल जब आप इंटरव्यू स्टेज पे आएंगे तो ऐसे ही हम लाइव सेशन करते हैं एंड इंटरव्यू के लिए बहुत मजेदार तरीके से प्रिपरेशन होती है, एंजॉयबल होती है, अच्छी होती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक और अच्छा होता है। मेरा भी अच्छा रहा है इस बार तो मुझे बल्कि अच्छा ना करके भी अच्छे मार्क्स आए सबसे ज्यादा। तो वो कह नहीं सकते आप इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कैसे आएंगे। तो वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें? पर्सनैलिटी यार आप ओवरऑल ही आप ये जर्नी में जब जाओगे ना तो आप जब डिसिप्लिन दिखाओगे, जब परसिवियरेंस दिखाओगे, जब आप पेशेंट रहोगे, जब आपकी प्रिपरेशन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके लेवल पर्स आप रीडिंग करोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप चीज़ों के बारे में मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचोगे तो अपने आप ही आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो ये प्रोसेस है, करते रहिए। एवरीथिंग इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट टिल द डे यू सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। ओके। मैपिंग के लिए अच्छा आपका प्लान बी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ओके फाइन। बट आप ये याद रखिए कि जो भी वो भी एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो प्लान बी ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हाथ में है। तो आप फिर प्लान सी भी रखिए अगर ये प्लान बी है तो। कुछ मतलब एजुकेशन, कुछ जॉब या फिर कुछ और या फिर वो राजस्थान सर्विस आप पहले क्रैक कीजिए, फिर वो जॉब आप आपके हाथ में रहेगा, फिर यूपीएससी वो प्लान बी हो जाएगा आपका सॉलिड। बट प्लान बी ऐसा रखिए कि जो मतलब आपके हाथ में थोड़ा-सा है। अ, फ्रिंज टॉपिक्स हाँ, टॉपिक्स जैसे कि कुछ थीम्स रिपीटेड है यूपीएससी में जिसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है। एक तो है प्लास्टिक्स के बारे में यूपीएससी पूछ लेती है, कभी-कभी बेसिक्स बायोलॉजी में पूछ लेती है, वो एक है। पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स ये है। फिर मैपिंग के लिए यार मैपिंग के लिए खुद से ही मैपिंग मैंने की थी काफ़ी रिवर्स के लिए और इंडिया की मैपिंग तो मैंने खुद से ही मैप्स देख-देख के गूगल मैप्स देख-देख के बनाए थे अपने में लिए मैप्स। और वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ उस सब के लिए संतोष सर ने एक को 2 लेक्चर्स लिए थे, उससे काफ़ी पूरा वर्ल्ड मैप उन्होंने कराया था। लास्ट ईयर उन्होंने वो चीज़ें यूट्यूब पे पब्लिक भी की थी। इस बार का आई हैव नो आइडिया। लास्ट ईयर के तो यूट्यूब वीडियोज़ पड़े होंगे, आप उससे भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपकी हो जाएँगी। यूपीएससी में गलतियाँ ये सब हो गया। सिलेबस का एनालिसिस कैसे करें? सिलेबस के टॉपिक्स देख लो, उस टॉपिक्स को सर्च कर लो गूगल पे, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा, दैट इज़ द थिंग। खुद के नोट्स बनाए या दूसरे के नोट्स पढ़े।
दूसरे के नोट्स के समझ समझ में आता है आपको तो दूसरे के नोट्स पढ़ाओ। आई एम समवन कि जो खुद के नोट्स प्रेफ़र करता है, तो मैंने खुद के नोट्स ही बनाए थे। कुछ-कुछ मामले में आप दूसरे के नोट्स यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या फिर स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए, दैट इज़ फाइन। लास्ट ईयर विधानसभा ओके, ओके। इफ यू हैव ऑलरेडी जॉब देन यू हैव प्लान बी। मैं उनके लिए मैं जनरली बोल रहा था कि जिनके पास कोई नहीं है और वो ब्लाइंडली यूपीएससी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए 2-3 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी होना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल फ्लेज से बिल्कुल कीजिए। अ, आपने कितने मार्क्स से क्लियर किया था वो इम्पोर्टेंट है और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। देखो कॉन्फिडेंस की है सीसैट में। अगर आप जाओगे ना माइंडसेट से कि मैं सीसैट फोड़ दूँगा अंदर जाके, तो आप पास होके भी आओगे। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है, फिर पीवाईक्यूज़ करो बस दैट शुड बी फाइन। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं जो क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, उसमें से आप मेजर टॉपिक जैसे कि अरिथमेटिक हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स है, वो आप क्रैश कोर्स से कीजिए, जो इन वीक और ये वीक में कमिंग वीक में अपलोड हो जाएँगे वो, तो वहाँ से आप कर लीजिए वो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो पीवाईक्यू इज़ आल्सो फाइन। करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने बताया ऑलरेडी संतोष सर पे मैंने रिलाय किया था। न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे निकालें। आपको सिलेबस पढ़ा है ना, सिलेबस आपके सामने रखिए और उसके रिलेवेंट जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे-जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी, वैसे ही आपको एक वो सूझबूझ आ जाएगी कि यूपीएससी के लिए क्या रिलेवेंट है और क्या नहीं है। मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है। यार देखो वो तो यूज़ करने पे मैगज़ीन्स वैसे ऐसा मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैंने मैगज़ीन्स पढ़ी है और इसलिए सिलेक्ट हुआ हूँ। बट मैगज़ीन्स यूज़फुल तो हो ही सकती है। आपको सबको पता है डाउन टू अर्थ इज़ अ गुड मैगज़ीन फिर फ्रंट लाइन अच्छी मैगज़ीन है। अ, बट कोई भी करंट अफ़ेयर्स जैसे स्पेशली संतोष सर सारे मैगज़ीन्स खुद पढ़ते हैं और उसको अपने करंट अफ़ेयर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो वहाँ से हो जाता है। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट वुड बी इट। यस वेबसाइट पे नहीं वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा मेरा जो क्रैश कोर्स है, वो भी फ्री फॉर ऑल है। अगर आप इस बार का देना चाहते हो, तो बिल्कुल आप क्रैश कोर्स देखिए। अब अगर आप अगली बार के लिए कर रहे हो, तो वेट कीजिए फुल कोर्स अपलोड हो रहा है थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में रादर। डेली कितने घंटे पढ़ाई करें? जितने कर सकते हो उतने करो। अगर कोई टॉपर बोल रहा है कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो गुड फॉर हिम और हर। वो आप मान लो कि वो जीनियस लोग हैं और इसलिए वो कर पाए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने 2020 के अटेम्प्ट में 14-14 घंटे 5-6 महीने तक रोज़ पढ़ाई की थी और उस बेसिस पे मैं सिलेक्ट हुआ। अ, और अभी भी मेंस जब आता है तब 12, 13, 14 घंटे पढ़ते हो। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आई नो पढ़ते हैं 12-14 घंटे तो ये मत मानिए कि 7-8 घंटे पढ़ के अगर कोई टॉपर टॉप कर रहा है तो वो जीनियस है, वो एक्सेप्शन है, वो नॉर्म नहीं है। तो प्लीज़ जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने पढ़ो और आपकी कॉम्पिटिशन जिनके साथ है उनको अगर आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। सोशल मीडिया कैसे यूज़ करें? सोशल मीडिया या टेलीग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप टू स्टे इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड योर सपोर्ट सिस्टम। यूट्यूब पे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़, कुछ चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें डालते हैं करंट अफेयर्स और वो सब के लिए। बट इंस्टा वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करो, वो बेटर रहेगा। मैंने ये तो नहीं बोलूँगा मैं कि मैं बिल्कुल अनइंस्टॉल किया था वगैरह, मैं बिल्कुल यूज़ करता था, थोड़ा मन रिझाने के लिए, बट बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ करो। राइट यार ये ट्रिक्स की बात नहीं है देखो आईएफएस का जो कट ऑफ क्लियर करते हैं और जो कर नहीं पाते हैं ट्रिक्स की बात नहीं है ये फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर होने की बात है ये एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात है कि मैंने ऑलरेडी प्रीलिम क्या करना है बताया 60 से 70 क्वेश्चन बेसिक सवाल से आएंगे जो कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक्स ऑफ पॉलिटी बेसिक्स हिस्ट्री से 15 सवाल आएंगे इस बार तो एंशियंट से 13 सवाल आए थे उसमें से मेरे 11 सही हो गए थे क्योंकि मैं एंशियंट अच्छे से पढ़ा था इस बार अ, तो वो है यार पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर करो, स्टैटिक पे ध्यान दो, करंट पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। और दूसरा है एनालिटिकल माइंड आपको ट्रेन करना है अपना, जो मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड इज़ इम्पोर्टेंट और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है काम रहना इम्पोर्टेंट है। अब इस बार 2023 का जब पेपर आया प्रीलिम्स का मेरे सामने, तो मैंने स्माइल किया क्योंकि मुझे पता था कि एवरीबॉडी हैज़ द सेम पेपर एंड एवरीबॉडी एल्स इज़ पैनिकिंग एंड आई एम नॉट पैनिकिंग। तो
वो है काम रहो, जस्ट बी एट द मोमेंट, एक क्वेश्चन एट अ टाइम ट्रीट करो, एंड दैट इज ऑल। काम हेड ऑन योर शोल्डर्स इज योर बिगेस्ट एसेट्स। कोई ट्रिक्स में ऐसे स्पेशल ट्रिक्स तो है नहीं, सबको पता है एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है, वही है। पेरिफेरल नॉलेज यार, हाँ, वो तो कभी-कभी किसी का भी काम आ सकता है। बचपन में कोई पढ़ी हुई चीज़ यहाँ पे काम आ गई, वो किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन था हुंडी का, वो मैंने एक अमीश त्रिपाठी की वो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पढ़ी थी, उसमें वो हुंडी वगैरह की बात करते थे, तो मुझे पता था हुंडी क्या होता है। वो आ गया काम, कहीं और पढ़ा था, कहीं और काम आ गया। या फिर बचपन से देखा है जैकफ्रूट का ट्री मैंने हमेशा कोंकण रीजन में, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट है उधर, तो मुझे पता था कि जैकफ्रूट इज एवरग्रीन ट्री, वो इस बार काम आ गया। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट बेसिक बुक्स? टाइम के मामले में मत, टाइम के उस पे मत देखो उसको, जज मत करो कि बेसिक बुक्स कितने में कवर करना है। जस्ट कवर इट थरोली, कवर इट वेल। You don't know 20 FLTs this time in coaching. I'm getting यार देखो, अटेम्प्ट कितना करना चाहिए ये पेपर पे ही डिपेंड करता है। मतलब अगर ऐसा कोई पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन है तो कम अटेम्प्ट करो। अगर ऐसा कोई पेपर है जिसमें बहुत सारे डायनामिक क्वेश्चन है, जिसमें कुछ लॉजिक लगाने का स्कोप है, तो ज्यादा अटेम्प्ट करो। वो तो पेपर पे ही डिपेंड करेगा अटेम्प्ट कैसा होगा, कितना होगा। ऐसे अभी आप प्री कंसीव्ड क्वेश्चन से मत जाइए कि अब मुझे 95 करना ही है या फिर 80 करनी है, वैसा कुछ। जैसे 21 का पेपर मैंने दिया था तब बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें मैंने 79 अटेम्प्ट किया था। और उसमें भी मुझे 120 मार्क्स आ गए थे। इस बार का जो पेपर था मुझे थोड़ा डायनामिक लगा, मुझे थोड़ा लगा कि रिस्क हेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई डोंट नो कि कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे। तो मैंने भी अपने इस बार 93-95 अटेम्प्ट किया था। इस बार भी आ गए 103 मार्क्स। तो ऐसी बात नहीं है कि अटेम्प्ट ज़्यादा हो तो मार्क्स ज़्यादा आएँगे या फिर अटेम्प्ट कम हो तो मार्क्स कम आएँगे, ऐसा कुछ है नहीं। ऑलराइट, if you have any other questions, ask, or otherwise I'll end the session, and फाइनल सजेशन फ्रॉम माय साइड इज, यार, अपने आप को खोना मत इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बहुत, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। तो एक यूपीएससी के बाहर भी दुनिया है, वो हमेशा याद रखना। अपने मतलब कुछ कभी डिसहार्टन भी हो रहे हो तो वो नेचुरल सी बात है, सेल्फ डाउट करना बहुत नेचुरल सी बात है, बट इससे ये मत भूलना कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, वो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से जी जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही लाइफ़ है। इसके बाहर भी बहुत अच्छी लाइफ़ है, वो हमेशा याद रखना और एफर्ट लगाना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत सीवियर है। ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस इज़ नॉट द ओनली जॉब। या फिर बस ऑफिसर्स लोग ही दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप यहाँ पे आए हो, अपनी मर्ज़ी से आए हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। टेक मेक गुड फ्रेंड्स, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम। मैं यूपीएससी के ने मुझे बस 2 चीज़ें दी है, ऐसा मैं सबको बोलता हूँ। एक है रेज़िलियंस, कि चाहे जो भी हो जाए मैं हिलता नहीं, रेज़िलिएंट हूँ मैं, क्योंकि इतनी बार फेल्योर देख के आदमी रेज़िलिएंट बन जाता है। पेशेंस, और ती दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है लोग। इतने अच्छे लोग मुझे यूपीएससी के जर्नी में मिले हैं ना, दैट इज़ अ ट्रेजर ऑफ दिस जर्नी। आपको भी आई होप अच्छे लोग मिले होंगे, तो आप उनको ज़रूर ट्रेजर कीजिए। ओके, अब जब आप नया सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो तो पुराना भूल जाते हो। बिल्कुल नेचुरल सी बात है ये। ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, सबके साथ होता है ये, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान हैं, हमें रिवीजन चाहिए होती है। तो जब आप 4, 5, 6, 7, 8 रिवीजन करोगे तभी चीज़ें आपकी याद रहेगी। आज किया, आज मैंने पढ़ा, शाम को रात में सोते टाइम फिर से रिवाइज़ किया, फिर वीकेंड पे मैंने फिर से रिवाइज़ किया, फिर मैंने 15 दिन बाद फिर से रिवाइज़ किया, फिर 1 महीने बाद फिर से रिवाइज़ किया, फिर 6 महीने बाद फिर से रिवाइज़ किया। दैट इज़ हाउ यू रिवाइज़ पीरियोडिकली, एंड अ, तभी चीज़ें याद रहेंगी। मीन्स एनी वैल्यू एडिशन कोर्स? वैल्यू एडिशन कोर्स, जैसे मैंने बताया, संतोष सर का मेंस मास्टर्स प्रोग्राम होता है, दैट इज वेरी गुड कोर्स। आई हैव पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम इट अ लॉट, तो आई वुड रिकमेंड दैट। बाकी तो यार आई कैन नॉट रिकमेंड, बिकॉज़ मैंने खुद ने यूज़ नहीं किया है। मेंस का मॉक टेस्ट का शेड्यूल यार अपने हिसाब से बनाइए। मतलब कुछ टेस्ट तो ऐसे एंड में ज़रूर रखिएगा कि एक ही दिन में यूपीएससी जैसा 2 दे रहे हो। एक अभ्यास की विजन की टेस्ट होती है, वो भी मैंने दिया था, दैट इज हेल्पफुल।
कि वो 2 दिन 4 पेपर जाके देना, 5 पेपर 3 दिन में देना वगैरह, दैट प्रैक्टिस वहाँ पे होती है वो। तो वो दीजिएगा और अपने हिसाब से बनाइए शेड्यूल, वीकेंड पे बनाइए, टेस्ट वीकेंड पे दे दीजिए टेस्ट या फिर आपको ज़्यादा देने हैं तो ज़्यादा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेस्ट को एनालाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। Some days I feel I'm zero and my past failures in other exam haunt me. I feel you completely. I feel you completely. लगता है सबको लगता है एवरीबॉडी गोस थ्रू इट यार मतलब मुझे भी बहुत बार इंटरव्यू में मैं 3 बार फेल हुआ हूँ तो बहुत बार लगता है कि मैंने क्या ही किया है लाइफ में। बहुत सेल्फ डाउट आता है, खुद को क्वेश्चन करते हैं हम लोग, खुद का सेल्फ वर्थ एकदम ज़ीरो है ऐसा लगता है कि लोगों को फेस करने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, बट इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको ये मेंटल बैटल फाइट करना होगा और आपको ये बात समझनी होगी, कि ये जो यूपीएससी की टेस्ट है ना, ये कोई इंटेलिजेंस की टेस्ट नहीं है। दिस इज़ अ रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो यूपीएससी में अगर आपका सिलेक्शन या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होना, इज़ नॉट कमेंट ऑन योर इंटेलिजेंस और योर वर्थ एज़ अ ह्यूमन बीइंग। ये एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, इतना ही है। ये भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। ये कोई एकदम भगवान नहीं बोल रहे आपको ये जाके। तो आप बिल्कुल इस बात को समझिए कि ये एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है और करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। अभी इंडिया इतना ग्रोइंग फेज़ में है, आपको सबको पता है कि इट्स वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर एक्सपांडिंग सो मच। तो बहुत इनफाइनाइट अपॉर्च्युनिटीज़ है दुनिया में, बहुत करने लायक चीज़ें हैं। तो ये कोई आपकी वर्थ पे कमेंट नहीं है, तो वैसे मत सोचना और प्लीज़ अ, बी स्ट्रांग अबाउट इट और वही है यार मतलब बिल्कुल ज़ीरो मत फ़ील करो, कोई ज़ीरो नहीं हो तुम, बहुत हीरो हो तुम। ठीक है, अच्छा काम करते रहो, अच्छे लोग अपने लाइफ़ में रहें, अच्छे वैल्यूज़ रखो एंड यू आर गुड टू गो। देन वैल्यू एडिशन कौन सा सोर्स मैंने ऑलरेडी बताया यूट्यूब से करो, गूगल से करो, चैटजीपीटी से करो या फिर कोई कोर्स जॉइन करो जैसे संतोष सर का कोर्स मैंने बताया। अच्छा। 8 मंथ्स नॉट कंप्लीटेड बेसिक सिलेबस कोई बात नहीं कार्तिक यार पास्ट के बारे में आप अभी नहीं क्रिप कर सकते आप प्रेजेंट में हो ना अब देखो आप क्या कर सकते हो आप आज देखो कि कहाँ पे खड़े हो और आज के बाद आप क्या कर सकते हो यही देखो बस फॉरेस्ट सर्विस में आई टेस्ट का कुछ क्राइटेरिया यार आई एम नॉट श्योर बट कुछ ना कुछ तो होगा आप नोटिफिकेशन में चेक कीजिए प्लीज बीएमआई का होता है शायद इट इज आई थिंक 30 या 35 ऐसा कुछ है बट फॉरेस्ट सर्विस में यार सर्विस में कंफर्मेशन से पहले देयर इज 25 किलोमीटर वॉक होता है मेन के लिए बॉयज के लिए वो 25 किलोमीटर 4 घंटे में कंप्लीट होती है और गर्ल्स के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स तो वैसे अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है तो वैसे ही आपको डिफिकल्टी होगी वो कंप्लीट करने में और वो कंप्लीट नहीं किया तो यू आर नॉट कंफर्म्ड इन द सर्विस मतलब आपको सर्विस नहीं दी जाती अगर आप वो फेल हो जाते हो ओके गाइस इट हैज बीन 1 आवर 15 मिनट्स so we'll end this today अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू गेट टू देम आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए वहाँ पे सीसैट के बुकलेट्स है और वहाँ पे और भी मैं कुछ मटेरियल ऐड करूँगा एंड थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो अभिषेक इनामदार आप सर्च करोगे तो आई होप आ जाएगा थैंक यू